हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो नाउ वी हैव DPP2 एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के DPP है ये। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 says that two wires of resistances R1 and R2 have temperature coefficient of resistance alpha 1 and alpha 2. These are joined in series। बोल रहे इफेक्टिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी अल्फा इक्विवेलेंट पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, जब आप दो वायर्स को सीरीज में जोड़ते हो तो आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2। और अगर हमें अल्फा इक्विवेलेंट चाहिए तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। आर की जगह लिखेंगे इनिशियल R1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। रेफरेंस टेम्परेचर हमने जीरो मान लिया। और R1 की जगह लिखेंगे R1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी। और R2 की जगह लिखेंगे R2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। बेटा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्वेशन लिखा था और ये T डिग्री सेल्सियस पे इक्वेशन है। ठीक है। तो मुझे ये बताओ बेटा कि क्या हम अंदर अगर मल्टीप्लाई करा दें तो R प्लस R इंटू अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R1 इंटू अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी प्लस R2, सॉरी ये अल्फा अल्फा 1 आएगा। R1 प्लस R1 अल्फा 1 इंटू टी प्लस R2 प्लस R2 इंटू अल्फा 2 इंटू टी। अभी क्या होगा बेटा कि R बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो R1 प्लस R2 R से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और इस R की जगह लिख देंगे R1 प्लस R2 एंड अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। टी से टी कट जाएगा, बराबर आ जाएगा अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2। तो ये आपका अल्फा इक्विवेलेंट आ जाएगा अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दैट्स योर करेक्ट आंसर। थर्ड वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम था 0 डिग्री सेल्सियस पे आप लिखो R बराबर R1 प्लस R2। फिर अगर टेम्परेचर बढ़ा के T डिग्री सेल्सियस कर दिया तो फिर अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R था तो फाइनल हो जाएगा R1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। ये इनिशियल R1 था तो हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी। और R2 हो जाएगा R2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। हमने अंदर मल्टीप्लाई किया R प्लस R अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी, R1 प्लस R1 अल्फा 1 इंटू टी, R2 प्लस R2 अल्फा 2 इंटू टी। फिर क्या हुआ कि R बराबर R1 प्लस R2 था तो R से R1 प्लस R2 काट दिया। फिर इसके बाद T से T काट दिया तो हमें R मिला, वहाँ हमने R1 प्लस R2 रख दिया। ये अल्फा इक्विवेलेंट है। यहाँ बचा अल्फा 1 R1, यहाँ बचा अल्फा 2 R2। तो अल्फा इक्विवेलेंट आपका आ गया। ठीक है। तो इसको एज अ रिजल्ट अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर लोगे दैट विल हेल्प यू अलॉट। इसको एज अ रिजल्ट लिख लेना, इक्विवेलेंट अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी क्वेश्चन है बेटा। हमसे कहता है कि फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज वी आइडेंटिफाई द पोर्शन corresponding to नेगेटिव रेजिस्टेंस। बेटा नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पे है? अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो नेगेटिव रेजिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप आपका पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ तक का स्लोप पॉजिटिव है, बट इसके बाद अगर आप देखोगे ना सी से लेके डी तक का स्लोप नेगेटिव है। और फिर डी से ई तक का स्लोप अगेन पॉजिटिव है। तो जहाँ स्लोप पॉजिटिव वहाँ रेजिस्टेंस पॉजिटिव, जहाँ स्लोप नेगेटिव वहाँ रेजिस्टेंस नेगेटिव। हेंस सी से डी का जो पोर्शन है ना उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट विल बिकम नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद है अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड। अंडरलाइन करेंगे द वर्ड स्ट्रेच्ड, यानी ये स्ट्रेचिंग का केस हो गया। टू गेट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ, यानी कि इन्होंने रेडियस को हाफ कर दिया। एक तो स्ट्रेचिंग का केस है और ऊपर से रेडियस को क्या किया है, हाफ। रेडियस इज हाफ। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? तो बेटा इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा क्या था, आर। उस समय रेडियस आप मान लो कि स्मॉल आर थी।
और फिर आपने रेडियस को आधा कर दिया, r/2 कर दिया, तो आपसे पूछा है कि नया रेजिस्टेंस r डैश क्या हो जाएगा। लेंथ में कोई चेंजेस नहीं मतलब इन्होंने सॉरी स्ट्रेचिंग किया है ना, तो स्ट्रेचिंग में हमें पता है कि r1/r2 इज इक्वल्स टू सेकेंड रेडियस अपॉन फर्स्ट रेडियस की पावर 4। तो पहला रेजिस्टेंस r लेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस r डैश हमें निकालना है, सेकेंड रेडियस r/2 लेंगे और फर्स्ट रेडियस r लेके पावर 4 कर देंगे, तो ये 1/16 आ जाएगा। तो बेटा r डैश जो होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 16 टाइम्स आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। And then we have question number 4, VI graph for conductor at a different at temperature T1 and T2 shown in figure, T2 minus T1 is proportional to। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो T2 और T1 निकालने का तरीका है वो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो क्या होगा बेटा कि resistance is directly proportional to temperature and resistance is also directly proportional to slope। बेसिकली रेजिस्टेंस ही स्लोप होता है, स्लोप मतलब tan थीटा। ठीक है, तो कैन वी से दैट स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्लोप ही हमारा, स्लोप विल बी, रेजिस्टेंस की जगह मैं स्लोप लिख दे रहा हूँ, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला टेम्परेचर जो होगा हमारा यानी T1 दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पहला स्लोप, और पहला स्लोप बेटा कितना है, tan थीटा। ठीक है, और जो दूसरा टेम्परेचर है वो दूसरे स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बेटा दूसरा स्लोप ना, ऑलवेज रिमेंबर पहला स्लोप तो थीटा से आ जाएगा, दूसरा वाला स्लोप ना ये होगा, ये एंगल। अब आप देखो बेटा टोटल एंगल 90 है, तो 90 में से अगर ये वाला एंगल थीटा हटा दें तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। हम्म, तो हमें एंगल हमेशा कहाँ से लेना होता है, एक्स एक्सिस से। तो अगर ये वाला एंगल आप लोगे ना तो 90 माइनस थीटा आएगा। तो T2 विल बी प्रोपोर्शनल टू tan 90 माइनस थीटा। डिवाइड कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना बेटा तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 ये आ जाएगा। अच्छा ये कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, कॉट थीटा माइनस tan थीटा। अभी कॉट थीटा का मतलब हुआ कि कॉस बाई साइन माइनस साइन बाई कॉस, तो ये ऊपर हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा ऊपर आ जाएगा कॉस 2 थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा क्या करो, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा, और नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा 2 इंटू कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉट 2 थीटा। ये आंसर आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर्स का जो डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट 2 थीटा। हमसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है, तो T2 माइनस T1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट ऑफ 2 थीटा। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे बेटा इसको। इसमें ना जो इनिशियल टेम्परेचर है वो पहले स्लोप के प्रोपोर्शनल होगा, जो दूसरा टेम्परेचर है वो दूसरे स्लोप पे प्रोपोर्शनल होगा। अब पहला एंगल थीटा था तो tan थीटा हो जाएगा, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है इसलिए tan 90 माइनस थीटा। अच्छा tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस लिया, जब आपने डिफरेंस लिया तो cot थीटा माइनस tan थीटा किया, कॉट को लिखा कॉस बाई साइन, कॉट टैन को लिखा साइन बाई कॉस, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर आ जाएगा, नीचे साइन इंटू कॉस होगा। अभी ऊपर का कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस 2 थीटा बन गया, लेकिन नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलके बन गया
साइन 2 थीटा, और नीचे का 2 ऊपर चला गया, तो 2 इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू कॉट 2 थीटा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर्स का जो डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट 2 थीटा। ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। हमसे बोलता है कि 5 नंबर में रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 20 है। 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड 500 डिग्री सेल्सियस पे 25 है। आपसे अल्फा पूछा, सॉरी, कह रहा है एट विच टेम्परेचर विल इट बी 25, सॉरी गलती कर दी, ये 60 है, दिस इज 60। कह रहा है किस टेम्परेचर पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। इन दोनों को यूज करके हम पहले अल्फा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, R1/R2 फॉर्मूला यूज करेंगे, R1/R2 बराबर 1 + अल्फा T1 अपॉन 1 + अल्फा T2। तो 20/60 इज इक्वल्स टू 1 + अल्फा × 20 अपॉन 1 + अल्फा × 500। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1/3 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 1 + 500 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 + 60 अल्फा। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा बेटा 500 - 60 यानी 240 अल्फा बराबर 2। तो अल्फा बराबर 1/120, ये आपका अल्फा आ गया। ठीक है। अब एक बार अल्फा आ गया ना, तो अब आप आराम से क्या करो, इसके और इसके बीच में अगेन एक फॉर्मूला लगा के R1/R2 वाला फिर से आप निकाल सकते हो टी। तो क्या करो, आर वन ये हो गया, ये R1, ये R2, ये T1, ये T2 ऐसे मान लो। तो R1/R2 मतलब 60/25 बराबर 1 + अल्फा × T1 यानी 500 अपॉन 1 + अल्फा × टी हमें निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 60/25, अब 5 से काट दो, 12/5 इज इक्वल्स टू 1 + 1/120 × 500, 1 + 1/120 × ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 12 + 12 अपॉन 120 × बराबर 5 + 5/120 × 500। ठीक है। तो ये तो T/10 हो जाएगा, 12 को इस साइड ले जाएंगे तो T/10 इज इक्वल्स टू 5 प्लस ये 0 0 कट गया, 250/12 -12। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बेटा T/10 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 60 प्लस 250 माइनस 144/12। तो T बराबर आपका आ जाएगा बेटा, सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे 60 और 250, ये आपका आ जाएगा 310 माइनस 144/12 इंटू 10। तो T बराबर आपका आ जाएगा बेटा 6, और ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, है ना। तो 660/12, ये आपका कितना आ जाएगा, लगभग 50 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, 50 के अप्रॉक्स। ठीक है ना, इज दैट ओके, है ना। एक बार फिर से आप कैलकुलेशन को रीचेक कर लोगे, है ना, आंसर को मैच करना आपको जो भी आंसर आ रहा होगा इसमें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 6 नंबर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा रजिस्टिविटी। तो हमें रजिस्टिविटी दिया है
कितना दिया 50 10 की पावर -8, 50 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये हमें रेजिस्टिविटी गिवन है। रेजिस्टेंस पूछा है और लेंथ हमें दी है 50 सेंटीमीटर। तो बेटा आर बराबर क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीज क्यूब। अच्छा क्यूब है, क्यूब की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो सीधा सीधा हुआ बेटा कि रो एल बाई एरिया लगा दो। अब क्योंकि क्यूब है तो रो की जगह आएगा 50 10 की पावर -8, एल की जगह 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, अपॉन एरिया आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि सारे डायमेंशन सेम होंगे ना। तो ये आ जाएगा बेटा, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 500 करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये आपका 10 की पावर -6 आ जाएगा। ठीक है। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। कहता है रॉड ऑफ सर्टेन मेटल इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 0.6 सेंटीमीटर इन डायमीटर, its resistance is this. A disc of the same metal is 1 mm thick and 2 centimeter in diameter. What is the resistance between its circular faces? आपके पास में बेटा एक रॉड है। बेटा इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले तो रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और 0.6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर एंड वी विल कन्वर्ट दैट इनटू मीटर, 0.3 10 की पावर -2 मीटर, है ना। एंड इसका रेजिस्टेंस भी गिवन है, रेजिस्टेंस इज गिवन एज 3 10 की पावर -3। अभी क्या है ना कि इस पूरे डेटा से हम रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड रजिस्टिविटी, आर बराबर रो एल बाय ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एरिया बाय लेंथ। तो आर मतलब 3 10 की पावर -3, ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 0.3 10 की पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब 1 मीटर। तो रजिस्टिविटी आ जाएगा 3 10 की पावर -3 इंटू पाई इंटू 0.9 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हो जाएगा बेटा 2.7 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -7। ये आपका रो आ गया। अभी कह रहा है कि अ डिस्क ऑफ द सेम मेटल, बस यही इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी जो डिस्क है ना उसका मेटल सेम है, मेटल सेम मतलब उसका रो सेम होगा। हम्म। तो जो दूसरी डिस्क है उसका रो हमें अपने आप पता चल गया, रो बराबर 2.7 पाई 10 की पावर -7। ये हमारा रो हो गया दूसरे का, दूसरी डिस्क का। फिर कह रहा 1 mm थिक है एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो जो डिस्क है ना वो अगर कुछ ऐसी होगी, उसकी थिकनेस ये है, ऐसी डिस्क होगी, है ना। और आपसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स सर्कुलर फेसेस, तो यहां से करंट जाएगा यहां से करंट लीव करेगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल है एरिया कौन सा लोगे, ये एरिया हो जाएगा बेटा। ठीक है। और जो इसकी थिकनेस है वो लेंथ का काम करेगी। तो बेटा रेजिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू एल बाई एरिया। अभी इस डिस्क का जो रो है वो वही होगा जो पिछले वाले वायर का रो था, क्योंकि मेटल सेम है ना। इस डिस्क का मेटल और इस वायर का मेटल सेम है, तो हमने पहले वाले वायर के मेटल से रो निकाल लिया, वही रो इसका हो गया। तो रो की जगह तो हम सीधा एज इट इज पुट कर देंगे 2.7 पाई 10 की पावर -7। एंड लेंथ की वैल्यू हम बेटा थिकनेस लेंगे, 1 mm की थिकनेस है, 1 mm मतलब 10 की पावर -3 मीटर की थिकनेस है। और एरिया की जगह हम पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2.7 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -4। तो ये हो जाएगा बेटा 2.7 10 की पावर -6। ठीक है। 2.7 10 की पावर -6।
6। ठीक है ना बेटा। अभी इसमें आंसर में 2.7 10⁻⁻7 दे रहे हैं। हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ये हमारा 1 मीटर था, ये 0.6 सेंटीमीटर का हमने आधा किया था, 0.3 सेंटीमीटर आया, 0.3 10⁻²मीटर कर लिया। रेजिस्टेंस हमें दिया था 3 10⁻³ हमने एज इट इज लिख दिया। आर बराबर ओ एल अपॉन एरिया, तो रो बराबर आर इंटू ए बाई लेंथ, तो आर की जगह 3 10⁻³ पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 0.3 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। अच्छा हाँ, ऊप्स हो गया ये तो। बाबा रे, 0.3 का स्क्वायर किया था ना, तो ये तो 0.09 होगा ना, यानी 0.27 आएगा। ठीक है, तो ये बेटा 0.27 चलेगा, है ना, 0.27। हाँ, 0.27। तो अब ये आ जाएगा, जब आप इसको 2.7 करोगे ना, तो 2.7 10⁻⁻7 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये, है ना। आई विल सजेस्ट कि 7 नंबर क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 says that एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ 3.14, एक एल्यूमिनियम की रॉड है जिसकी लेंथ है 3.14 मीटर, एंड इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वेयर में है, तो एरिया हम सीधा लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे। 3.14 इंटू 3.14, ये इसका एरिया, लेकिन स्क्वायर है। तो बेटा स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में ऐसे बनाएंगे, को लिखेंगे 10⁻³ मीटर और स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो गया। अभी कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रेडियस, आपसे आपसे रेडियस पूछा है, ऑफ 1 मीटर लॉन्ग अनदर रॉड ऑफ सेम मटेरियल। एक दूसरी रॉड है जिसका मटेरियल सेम है ना, और उसका रेजिस्टेंस कैसा है बेटा, इक्वल। तो ठीक है, ये पहली रॉड है, ये फर्स्ट रॉड है, फर्स्ट वन। और सेकेंड वन के बारे में क्या दिया है, कह रहा है 1 मीटर लॉन्ग, दूसरी रॉड हमारी कितनी लंबी है, 1 मीटर। कह रहा है उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, माना कि रेडियस आर मान ली, ताकि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले का रेजिस्टेंस और दूसरे का रेजिस्टेंस बराबर कर देंगे, और मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम, तो पहले वाले का रो इंटू 3.14 अपॉन एरिया, यानी 3.14 इंटू 3.14 10⁻⁻6 बराबर दूसरे का रेजिस्टेंस रो इंटू लेंथ, यानी 1 अपॉन पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो पहले का रेजिस्टेंस रो इंटू लेंथ बाई एरिया, और दूसरे का रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई एरिया, दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल कर दिए, क्योंकि इन्होंने लिखा है ना, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग अनदर रॉड ऑफ सेम मटेरियल हैव इक्वल रेजिस्टेंस। तो एक तो मटेरियल सेम है, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम रखी और काट दी, और रेजिस्टेंस हमने इक्वल कर दिया। पहले ये कट जाएगा हमें, और 3.14 पाई से कट जाएगा, तो बेटा जो आर आएगा ना, वो 10⁻⁻, आर स्क्वायर आएगा 10⁻⁻6, आर आ जाएगा 10⁻⁻3 मीटर। तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हम 9 हमारे पास है। लेंथ ऑफ अ hollow tube is 5 meter. Its outer diameter is 10 centimeter and thickness of its wall is 5 mm. If the resistivity of the material of the tube is 1.7 10⁻⁻8, then resistance of the tube will be, देखो इसमें ना एक ऐसा हॉलो ट्यूब है। हॉलो ट्यूब का मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ, कैसा बेटा, ऐसा, इस तरह का, लाइक दिस। ठीक है, अभी ध्यान से अगर आप देखोगे, तो बेटा करंट जब पास करेगा, तो करंट तो केवल उसी में से जाएगा ना जहां मटेरियल है, जहां मटेरियल है। बीच में तो एयर है, वहां से तो करंट जाएगा नहीं। तो ये वाला एरिया हमारे किसी काम का नहीं होता जिसमें एयर है। हमारे काम का केवल कौन सा एरिया, जहां मटेरियल है।
इसमें से करंट पास होता है, ये एरिया हमारा वर्थ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आउटर सॉरी इनर रेडियस और थिकनेस गिवन है तो हम वो एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ना इनर रेडियस आपको दी है 10 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और थिकनेस 5 mm है। 5 mm थिकनेस मतलब 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो इसका मतलब आउटर रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी बेटा? अब देखो थिकनेस 5 mm, 5 mm को जब सेंटीमीटर में बनाओगे तो 0.5 सेंटीमीटर आएगा। तो आउटर हमारा आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ये आउटर रेडियस हो गया। ठीक है, अब कह रहे रेजिस्टेंस बताओ। अब हमें रेजिस्टिविटी तो इसका पता है ना, रेजिस्टिविटी कितना है? 1.7 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि रेजिस्टेंस बताओ, और लेंथ भी हमें दिया 5 मीटर, लेंथ दिया 5 मीटर। तो बेटा ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, रो एल बाई एरिया। क्लियर हमें रो पता है, क्लियर हमें एल पता है, बस एरिया की प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखना बेटा यहाँ पे एरिया केवल कौन सा वाला लेना है? जिसमें से करंट पास करेगा, आउटर पेरीफेरी जो है ना, बाहर वाला जो एरिया है, केवल उसमें से ही करंट पास करेगा। मटेरियल में से ही तो करंट पास करेगा ना, ये वाला जो पार्ट है। तो केवल इसका ही एरिया हमें चाहिए। तो उसका एरिया अलग से मैं निकाल लेता हूँ। एरिया बराबर पूरा एरिया पाई इंटू, अच्छा सेंटीमीटर में तो मीटर में बनाएंगे। पहले पूरा एरिया लिखेंगे, पाई इंटू 10.5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, माइनस फिर अंदर का एरिया घटा देंगे, पाई इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये एरिया होगा बेटा, ये वो एरिया है जिसमें से करंट हमारा पास होगा। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्टिव एरिया। तो ठीक है, तो एरिया हमारा पाई कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा। अच्छा हाँ, 10⁻⁻4 भी कॉमन आ जाएगा, तो 10.5 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा 10⁻⁻4। पाई इंटू 10⁻⁻4 एंड ब्रैकेट में 10.5 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, एरिया की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे। लेंथ हमें 5 मीटर पता है, रो भी हमें पता है, आंसर निकालेंगे आर का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हमसे बोलता है कि कॉपर वायर इज स्टिच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर। यानी 1% लॉन्ग, 0.1% लॉन्गर मतलब कि इसकी लेंथ में 0.1% का इजाफा, यानी कि 0.1% लेंथ इंक्रीज हुआ है। तो आपसे बोल रहे रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज होगा? तो स्ट्रेचिंग के केस में आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ का परसेंटेज चेंज, क्योंकि स्मॉल चेंज है, सीधा आंसर आ जाएगा 0.2%। ठीक है, एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.00125 per degree Celsius at 300 Kelvin. Its resistance is 1 ohm. The resistance of the wire will be 2 ohm at. बेटा इसको ध्यान से अगर देखोगे तो इसका अल्फा गिवन है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस, और 300 केल्विन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है 1 ओम। कह रहा है किस टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। तो ये R1 है, ये R2 है, ये T1 है, और T2 हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, R1/R2 बराबर 1 + अल्फा T1/1 + अल्फा T2। तो R1 की जगह 1, R2 की जगह 2, 1 + अल्फा की जगह 0.00125 इंटू, अभी देखो T1 आप कैल्विन में कभी मत लो, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा, अपॉन 1 + 0.00125 इंटू T2।
बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो T2 आपको मिलेगा 854 डिग्री सेल्सियस, और हमें केल्विन में पूछा है, तो अब हम इसको बदल लेंगे 854 प्लस 273, तो ये आपका आ जाएगा 1127 केल्विन। ठीक है, एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. इट सेज दैट इक्वल पोटेंशियल्स आर अप्लाइड। सबसे पहले तो अंडरलाइन करेंगे पोटेंशियल इक्वल ऑन आयरन एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ अंडरलाइन करेंगे। इन ऑर्डर टू हैव सेम करंट, बाप रे करंट भी सेम है। अभी सोचो ना कितनी अच्छी चीज है कि पोटेंशियल भी सेम, करंट भी सेम, इसका मतलब दोनों के रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ आयरन। ठीक है, और लेंथ भी सेम है, तो मैं ऐसे लिखूंगा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू resistivity of iron into length of iron divided by एरिया ऑफ आयरन। लेंथ दोनों का सेम है, कट जाएगा। रेजिस्टिविटी कॉपर की हमको दी है कितनी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी होता है, कॉपर का दिया है 1.7 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर। एरिया ऑफ कॉपर मतलब पाई इंटू रेडियस ऑफ कॉपर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयरन की रेजिस्टिविटी 1 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय पाई इंटू रेडियस ऑफ आयरन का स्क्वायर। ये कट जाएगा, 10 की पावर -7 जब इसके काटोगे तो वहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.17 इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कॉपर का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ आयरन का स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा रेडियस ऑफ आयरन ऊपर रखना है, रेडियस ऑफ कॉपर नीचे रखना है, बराबर 1/0.17। तो ये बेटा ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 17 होगा, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ आयरन अपॉन रेडियस ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100/17। अप्रॉक्स करोगे तो 10/4 कर लोगे, क्योंकि 17 को लगभग 16 मान लेंगे, तो लगभग 2.5 आ जाएगा, है ना। 2.5 को अप्रॉक्स हम 2.4 टिक कर देंगे। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लोगे। जब भी रेजिस्टेंस का रेशियो पूछे और मासेस दिए हो, देन दिस क्वेश्चन बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मासेस ऑफ 3 वायर्स आर इन द रेशियो 1:3:5, यानी कि पहले का मास m, फिर 3m, और फिर 5m, ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है, और लेंथ का रेशियो है 5:3:1, यानी कि पहला 5l, फिर 3l, और फिर l। ठीक है, कह रहा रेजिस्टेंसेस का रेशियो बताओ। आप कहोगे सर रेजिस्टेंस में तो मास आता ही नहीं, लेंथ तो आता है, लेकिन हमें मास लाना पड़ेगा। आपका जो रेजिस्टेंस होता है ना, इट इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्ट्रेचिंग के केस में आपको पढ़ाया था। अच्छा, वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर बाय मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, अभी अगर पहला वाला रेजिस्टेंस हमें चाहिए, पहला रेजिस्टेंस, तो यहां से आएगा। कैसे आएगा, लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। दूसरा चाहिए तो लेंथ का स्क्वायर, सॉरी लेंथ का पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। और फिर तीसरे का चाहिए तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। और फिर हम इनका रेशियो ले लेंगे, यही तो पूछा ना, रेजिस्टेंसेस का रेशियो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25l² बाई 5, 9l² बाई 3 m
ओ ये m था बेटा, है ना, और फिर एल स्क्वायर बाय 5m, ठीक है। अभी m कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, यानी 25:3:1/5। अभी 5 मल्टीप्लाई करेंगे जब पूरे में, तो 125 इंटू रेशो 15:1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इज इट ओके? सो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम क्या करेंगे, द रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बाय बाय।